हेलो, हाय। आप सबको इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर जो एसएससी जीडी मैथ्स पीवाईक्यू का जो प्रैक्टिस सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था, तो उस सीरीज़ का आज सेट नंबर 5 है। इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर में आया हुआ बेहतरीन मैथ्स का क्वेश्चन और जानेंगे उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा, जो सोल्यूशन आप लोग एग्जाम में यूज़ करके कम्पीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। हर बार की तरह ये क्वेश्चन सबसे आसान है, लेकिन यकीन मानो इसका जो सोल्यूशन हम यहाँ पर दिखाएंगे वो होगा समथिंग डिफरेंट, बट सबसे आसान सोल्यूशन हम यहाँ पर दिखाएंगे। वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ये सोल्यूशन कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर बोला है सबसे बड़ा नंबर, एक से एक सबसे बड़ा नंबर है जिसको अगर 61, 31 और 91 से अगर डिवाइड करें तो सेम शेषफल बचता है। तो हमको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा x और 48 को। तो देखो x और 48 का एलसीएम हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखो एलसीएम वो नंबर है जिसको, वो सबसे छोटा नंबर है जिसको हम 1 से भी डिविजिबल होगा और 48 से भी डिविजिबल होगा एलसीएम। तो ये एलसीएम किससे डिविजिबल होगा? 48 से। ठीक है, और 48 का मतलब होता है, देखो 48 से एलसीएम डिविजिबल होगा, मतलब जो भी आंसर होगा वो 48 से डिविजिबल होगा। तो इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि 48 मतलब होता है 16 इंटू 3, मतलब एलसीएम मतलब जो आंसर होगा वो 16 से डिविजिबल होगा। अब ऑप्शन के ओर देखो, एक निगाह ऑप्शन की ओर देखो। तो देखो ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो ऑप्शन है वो 16 से नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं डिविजिबल है। सेकंड ऑप्शन भी 16 से नहीं डिविजिबल है, और जो थर्ड ऑप्शन है, हाँ ये देखो ये 16 से डिविजिबल है, और फोर्थ ऑप्शन 16 से भी डिविजिबल नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 साल का डिफरेंस दिया हुआ है, जो कि है 183 रुपीज़, और रेट परसेंट भी दिया हुआ है 5% का। तो यहाँ से हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रिंसिपल कितना होगा। तो पहले जान लो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सीआई और एसआई का। देख लो यहाँ पर इस चिरकुट से आप समझ लो। यहाँ पर 2 साल का डिफरेंस का दिया हुआ है। 2 साल का डिफरेंस को D2 से रिप्रेजेंट करते हैं। D2 बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू R% का होल स्क्वायर। और जो सीआई और एसआई 3 साल का जो है, 3 साल का जो डिफरेंस होता है D3 बराबर होता है प्रिंसिपल का R% का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस R%। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और सीआई एसआई का पूरा वीडियो इस चैनल के ऊपर हमने डाल दिया इसके पहले, तो आप लोग वहाँ से अच्छे से जान सकते हो क्या है इसका फॉर्मूला, बिहाइंड द सीन चलता क्या है। तो देखो क्वेश्चन का जो डेटा है वो थोड़ा सा हम यहाँ से यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखो CI माइनस एस आई ऑफ 3 यार कितना दिया हुआ था 183 रुपीज़, और जो रेट परसेंट था 5% है। यहाँ से हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा जो प्रिंसिपल कितना होगा, मतलब P। तो देखो 3 साल का जो CI SI का फॉर्मूला हमने यहाँ से देख लिया, याद है ना। तो देख लो P ऑफ R% का होल स्क्वायर, यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस R% बराबर होगा D3, और D3 मतलब होता है जो 3 साल का डिफरेंस 183 होगा D3। तो यहाँ से P का वैल्यू कितना होगा, देखो P यहाँ से हो जाएगा P इंटू R% मतलब होगा आपका 1/20। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/20 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1/20, और D3 मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है 183 जो डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो P इंटू यहाँ से हो जाएगा आपका 1/400, और इसको 3 इंटू 20 प्लस 1 मतलब 61/20 बराबर 183। यहाँ से 61 से काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3, और 3 इंटू 2 इंटू 4 मतलब 24। P बराबर हो जाएगा, P बराबर जो होगा आपका 24,000। सो 24,000 इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको पूरा दिखा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जो अभिषेक और दीपांशी है, दोनों ने किसी काम को ठेका लेता है 1000 रुपीज़ का। तो अभिषेक ने उस काम को 5 दिन में ख़त्म करता है, और अगर ये मतलब वो जो लड़की था दीपांशी, वो अगर काम को करे अकेले में 10 दिन में ख़त्म करेगा। लेकिन दोनों ने क्या किया है, थर्ड पर्सन चित्रांश की मदद से 2 दिन में पूरा काम को तीनों ने मिलकर ख़त्म किया है। तो बोला है चित्रांश को कितना पैसा देना पड़ेगा उसके काम के लिए। ठीक है, तो देख लो
इसके वर्क एंड वेजेस का ये सवाल कैसे होता है देखो। तो पहले क्या करेंगे, दीप्तांश ने, तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया है, तो जो अभिषेक है, पहले अभिषेक 2 दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम 5 दिन में करता है तो 2/5 काम करेगा। और जो दीपांशी है, दीपांशी 2 दिन में कितना काम करेगा, पूरा काम अकेले में 10 दिन में करता है, तो यहाँ से 2/10 मतलब हो जाएगा 1/5 यूनिट काम किया है। तो ये दोनों ने मिलके, मतलब ये अभिषेक और दीपांशी, इस दोनों ने मिलके कितना काम किया है 2 दिन में, देख लो, इसका ऐड करना पड़ेगा। तो कितना काम होता है 3/5, मतलब 3/5 यूनिट काम अभिषेक और दीपांशी मिलकर किया है। तो इसके बाद जो रिमेनिंग काम है वो रिमेनिंग काम ही करेगा चित्रांश 2 दिन में। तो चित्रांश 2 दिन में कितना काम करेगा, अभिषेक और दीपांशी को जो काम को बाद देने से, घटा देने से, मतलब 1 - 3/5 हो जाता है 2/5। तो यहाँ से चित्रांश भी उसका उतना ही अमाउंट पाएगा जितना उन्होंने काम किया है, मतलब 1000 × 2/5 जो होगा वो होगा चित्रांश का अमाउंट, वही पैसा वो पाएगा, क्योंकि काम पैसे के हिसाब से ही बढ़ता है। उन्होंने काम किया है 2/5, तो इसको कैलकुलेशन करने से आया है 400। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक अर्धगोलक है हेमिस्फीयर, तो उसका डायमीटर मतलब व्यास दिया हुआ है 7 cm का, और पाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमको यहाँ से उसका वॉल्यूम मतलब आयतन निकलना पड़ेगा, और जो आंसर होगा वो बोला है राउंडेड अप टू 2 डेसिमल, तो 2 दशमलव तक राउंडेड फिगर में हमको आंसर लेना पड़ेगा। तो देखो, जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर अर्धगोलक का जो आयतन का फॉर्मूला होता है v बराबर होता है 2/3 πr³। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला के बेसिस पर हम ये सवाल करेंगे। और जो गोलक होता है वो 4 होता जाता है 4/3। तो देखो यहाँ पर r का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू निकलना पड़ेगा। r क्या होता है, डायमीटर बटा 2, मतलब 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया 2/3 × 27, पाई का वैल्यू 22/7 × r³, मतलब 7 × 7 × 7/2 × 2 × 2। अब काट पीट करना पड़ेगा, 7 से 7 कट गया। अब 2 से 2 हम काट देंगे, और इस 2 से 22 को काटने से 11 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर में कितने क्या रहता है, बचता है 11 × 7 × 7 बटा नीचे क्या आता है, नीचे आता है 3 × आपका 2, 3 × 2 मतलब 6 होता है। तो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड भी है ही। तो इसको कैलकुलेशन करने से जो आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा 89.83। 89.83 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है गोविंद ने उनका कुछ पैसे को HDFC बैंक में इन्वेस्ट करता है 4% सालाना ब्याज पर। तो जो बोला है उसका उस सेम पैसे पर साधारण ब्याज कितना होगा अगर 2 साल में उनको कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज उनको मिला है 178.5 रुपीज़ का चक्रवृद्धि ब्याज उनको मिला है 2 साल में सेम रेट पर। तो बोला है सेम रेट पर 2 साल में उसका सेम सम के ऊपर, सेम अमाउंट के ऊपर साधारण ब्याज कितना होगा। तो पहले तो हमको निकलना पड़ेगा अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन। तो देखो 4% मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। तो CI में प्रिंसिपल और अमाउंट का जो 2 साल का रेशियो होगा वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 साल का CI में प्रिंसिपल और अमाउंट P/E का रेशियो, ए का रेशियो क्या होगा, देखो 2 साल के लिए प्रिंसिपल होगा 25 का होल स्क्वायर, और जो अमाउंट होगा वो 25 + 1 मतलब 26 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से आ जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो 25 का होल स्क्वायर होता है यहाँ पर 625, और जो 26 का होल स्क्वायर होता है 676। तो 676 आया है अमाउंट, और प्रिंसिपल 625। तो जो CI आया है चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना है 51 रुपीज़ का ब्याज आया है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है जो ब्याज आया है वो आया है 178.5 ब्याज यहाँ पर आया है 2 साल में 4% इंटरेस्ट से। तो 51 का जो वैल्यू होगा वो होगा 178.5। तो इसे काट पीट करने से कितना होगा, देखो पहले तो जाएगा 51 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, उसके बाद रहेगा 3 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 3.5 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मतलब एक का वैल्यू 3.5, तो यहाँ से 625 मतलब जो प्रिंसिपल हमने मान लिया था 625 उसका वैल्यू हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल बराबर 625 इंटू उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3.5 जो एक रेशियो का वैल्यू जो आया है उसका हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह है प्रिंसिपल। अब देखो
ये प्रिंसिपल के ऊपर 5 साल में उनको ये चाहिए, सॉरी 4 साल में 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4×2/100। तो इसे काटपीट करने से आ गया है 175। सो 175 विल बी द साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज के ऊपर है। इस क्वेश्चन में बोला है जो 13 नंबर है, 13 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 57, उनमें से जो पहले का 3 नंबर है उसका एवरेज है 48, उसके बाद में जो 7 नंबर है उसका एवरेज है 58। और यहाँ पर बोला है जो 11वीं नंबर पर जो नंबर है वो 12वीं नंबर से 2 गुना है, और जो 12वीं नंबर है वो 13th प्लेस पे जो नंबर है उससे 3 कम है। तो हमको यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा जो 11th एंड 13th नंबर है उन दोनों का एवरेज कितना होगा, वो हमको यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं। देखो 13 नंबर जो था वो 13 नंबर का एवरेज यहाँ पर 57 है, वो हमने लिख दिया। इसके बाद जो आपका यहाँ पर जो 3 नंबर था, 3 नंबर का एवरेज भी यहाँ पर दिया हुआ था, एवरेज यहाँ पर दिया हुआ था 48, और जो 7 नंबर था 7 नंबर उसका एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है आपका 58। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर जो 11th नंबर था और 12th नंबर और 13th नंबर के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो हम बाद में निकलेंगे। तो पहले तो देख लो जो ओरिजिनल नंबर से जो 3 नंबर जो लाया था 48 वो कितना कम ले आया है ओरिजिनल एवरेज से, तो देखो 9 कम ले आया है। तो तीनों ने मिलके कितना कम ले आया है 3 × 9 मतलब -27 ये कम ले आया है ओरिजिनल एवरेज से। अब जो देखो ये 7 नंबर ही है आखिरी का, वो एक ज़्यादा ले आया है ओरिजिनल एवरेज से, क्योंकि इसका एवरेज 58 है। तो दोनों ने मिलके कितना 7 ने मिलके +7 एवरेज ज़्यादा ले आया। तो यहाँ पर नेट जो चेंज आया है वो -20 का आया है, मतलब -20 मार्क्स नंबर अभी भी कम है। ठीक है, तो वो क्या करेगा ये तीनों ने मिलके वो -20 का गैप पूरा कर देगा। तो यहाँ से हमने 12वां नंबर का x मान लिया, तो 11th नंबर 2 गुना है मतलब 2x, और 13th नंबर से 12वीं नंबर 3 कम था, इसका मतलब 13 नंबर 3 ज़्यादा होगा 12 प्लेस से, मतलब x + 3 होगा। तो तीनों का सम देखो, तीनों का सम कितना होगा, इस तीनों नंबर का सम होगा जो ओरिजिनल एवरेज से उससे तो 3 मल्टीप्लाई होगा, ओरिजिनल एवरेज × 3 मतलब 57 × 3 ये तो होगा ही होगा, और जी ये 20 कम था ऊपर में, वो 20 यहाँ पर ये तीनों ने मिलके ले आएगा मतलब +20 होगा। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4x + 3 बराबर यहाँ पर होगा 3 × 57, 3 × 57 मतलब होता है 3 7 × 21 1 और 2 171। और देखो यहाँ से 3 यहाँ पर घट जाएगा, 20 से घट के यहाँ पर हो जाएगा 17। तो यहाँ से x बराबर आएगा देखो 188/4 मतलब होता है यहाँ पर आपका 47। तो 47 जो आया है वो आया है x का वैल्यू। तो यहाँ से हमको 11th और 13th नंबर भी मिल जाएगा और उनका एवरेज निकलना तो आसान हो ही जाएगा। तो देखो 11th नंबर कितना होगा, 11th नंबर 2 × 47 2x था तो 2 × 47 होगा, और जो 13th नंबर है 13th नंबर जो हो जाएगा यहाँ से 13th नंबर हो जाएगा। अब जो 13th नंबर है वो होगा आपका 47 + 3, तो इसको डिवाइड करेंगे, इसके सम को डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन ना करके डिवाइड भी हो सकते हैं। तो देखो 2 से पहले हम जो 47 के साथ जो 2 मल्टीप्लाई है मतलब 11th नंबर का 2 वो हम काट देंगे। तो ये देखो ये 2 काट दिया, और यहाँ से 2 से हम काटे क्योंकि 47 + 3 मिलके हो जाएगा 50, और 50 को 2 से काटने से 25 हो जाएगा। तो 25 + 47 मिलकर 72 आएगा, जो कि इस सवाल का करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जो 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन का लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है। एक का लंबाई पहले का लंबाई 150 मीटर है, दूसरे का लंबाई है 350 मीटर, और दोनों का स्पीड भी दिया हुआ है। पहले का स्पीड 60 km/h और दूसरे का स्पीड है 120 km/h। दोनों ने सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो बोला है जो फास्टर ट्रेन है वो अगर पीछे से ओवरटेक करे तो जो स्लोअर ट्रेन को, धीरे ट्रेन को, तो कितने टाइम में उसको ओवरटेक करेगा फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को। तो इस सवाल को करने के लिए पहले तो समझना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो जान लो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग शायद जानते हो, किसी आप में से कोई होगा जो नहीं जानता है, वो लोग आज यहाँ से जान लेना। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का होता है। तो पहले हम निकल लेते हैं सेम डायरेक्शन का जो रिलेटिव स्पीड क्या होगा। सेम डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड,
तो r बराबर यहाँ से सेम डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड r बराबर कितना होगा, देख लो r बराबर होगा s1 प्लस s2। मान लो दोनों स्पीड दिया हुआ है, एक का स्पीड s1 माइनस s2, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में, एक का स्पीड s1 दूसरे का स्पीड है s2। पॉजिटिव डिफरेंस हमको लेना पड़ेगा। अब देखो, अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, देखो रिलेटिव स्पीड होगा यहाँ से s1 प्लस s2, मतलब दोनों स्पीड को जोड़ दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर दो ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2 होगा। तो देखो दोनों का लंबाई को हम जोड़ देते हैं 150 या 300, क्योंकि टाइम बराबर आता है डिस्टेंस बटा स्पीड, तो डिस्टेंस यहाँ पर दोनों का लंबाई को जोड़ना पड़ेगा, ट्रेन में यही होता है। और नीचे स्पीड का साम हमने कर लिया, उसको हाँ 1 किलोमीटर पर आवर है, इसीलिए हमको यहाँ से मीटर पर सेकंड करना पड़ा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये जो आंसर आएगा ये सेकंड में आएगा, लेकिन आंसर हमको मिनट में चाहिए, तो इसलिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ऊपर में तो आ जाएगा 500 और नीचे वाला जो 18 है ऊपर उठ के हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 और नीचे इसके साथ ऐड होके ये पर हो जाएगा 120 से 60 घट के हो जाएगा 60 × 5 × 60। तो इसको काट पीट करना पड़ेगा, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दिया और 6 से 18 कटने से 3 हो जाएगा, 3 से 6 कटने से 2 हो जाएगा। तो आया है 5/5 × 2, मतलब 5 क्या है 5/10 आया है यहाँ पर। देखो 5/10, 5/10 मतलब होता है 0.5 minute. So 0.5 minute is the correct answer of this question. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक वॉशिंग मशीन है जिसके ऊपर अंकित मूल्य 30,000 का था। तो एक कस्टमर जब उसको खरीदने के लिए जाते हैं तो उनको 2 क्रमागत छूट मिलता है, एक 20% का और 10% का। तो बोला है उनको फाइनल में कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा इस वॉशिंग मशीन के लिए। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर ये है, तो यह से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बना लेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो 30,000 का मार्केट प्राइस था, अंकित मूल्य था, तो इसके ऊपर पहले तो उनका छूट मिलता है 20%। 20% का छूट मतलब क्या है, 100 का सामान 80 में मिलता है, मतलब 80/100 होगा प्राइस। अब इसके ऊपर 10% का छूट मिलता है, मतलब 90/100। तो इसको कैलकुलेट करने से जो आएगा उतना ही पैसा उनको पे करना पड़ेगा, तो काट पीट करना पड़ेगा। तो पहले तो सारे जीरो को हम हटा देते हैं, ऐसे जीरो ही कटेगा और क्या कटेगा, कुछ भी नहीं है कटने के लिए। तो 8 × 3 हो जाता है आपका 24 और 24 के साथ 9 मल्टीप्लाई होके यहाँ पर हो जाएगा 216, इसके बाद 00। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है किसी एक दुकानदार ने किसी सामान को 216 रुपीज़ में बेचता है, उसको बेचने से 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना होगा उस सामान का, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो जो उनको सेलिंग प्राइस था वो था आपका 216 रुपीज़ था, और इस पैसे में बेचने से उनको प्रॉफिट आया है 20%, मतलब इसका वैल्यू होगा 120 का वैल्यू ये है, और हमको 100 का वैल्यू 100 मतलब कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। काट पीट करने से कितना होगा, देखो 20 से इसको काटे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और नीचे इसका काटने से 20 से हो जाएगा 6, और 6 से इसको काटने से हो जाएगा 36। सो 36 × 5 मिलके हो जाएगा 180, जो कि है क्रय मूल्य उस सामान का। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर मुकुंद है जो कि एक पैसे को इन्वेस्ट करता है 5,400 रुपीज़ को इन्वेस्ट करता है, जो सचिन है वो ही इन्वेस्ट करता है 9,400 रुपीज़ को। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दोनों ने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर 5 साल बाद देखा गया है जो सचिन है उनको साधारण ब्याज 960 रुपया ज़्यादा मिला है। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो पहले आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद ये सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं दोनों का पैसे को। तो देखो मुकुल और सचिन 2% था, मुकुल ने कितना इन्वेस्ट किया है, मुकुल ने इन्वेस्ट किया था आपका 5,400 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, और जो सचिन था सचिन ने इन्वेस्ट किया था आपका 9,400 रुपीज़, ठीक है। और सचिन को कितना 5 साल बाद सचिन को कितना ज़्यादा ब्याज मिला है, साधारण ब्याज सचिन को देखो 960 रुपया ज़्यादा ब्याज मिला है सचिन को 5 साल बाद,
तो ये ब्याज किस लिए मिला है? ये ब्याज इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पर देखो मुकुंद के पास सचिन से कुछ पैसा कम है। कितना पैसा कम है? 4000 रुपया। ये 4000 रुपया सचिन के पास ज़्यादा है, इसीलिए इस 4000 रुपये के ऊपर ये 960 रुपया ब्याज आया है। 4000 रुपये की वजह से ही 960 रुपये ज़्यादा ब्याज आया है सचिन को। तो 960 रुपये ब्याज 4000 के ऊपर आया है। कितने साल में? 5 साल में। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको काटपीट करना पड़ेगा। तो देखो इसके साथ 100 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट से चाहिए, तो पहले हम इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, उसके बाद 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 0 से तो हमने 0 को काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी कुछ कट रहा है क्या? देख लो, यहाँ पर नहीं कट रहा है, तो अब यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 0 0 सब सारे कट जाएगा, कट के यहाँ से 4 से हो जाएगा, ऊपर वाला 96 कट के हो जाएगा 24। तो 24/5 मतलब यहाँ से कितना होगा? देखो 24/5 मतलब होता है आपका 4.8%। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग अपना अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को अगर हेल्पफुल लगे तो एक वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम यहाँ पर हर हफ्ते नए नए वीडियो डालते हैं मैथ्स PYQ का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।